Hello children, welcome to your EVS video class. Children, you know that in EVS we are doing chapter 9, that is days to celebrate, and in this chapter we are discussing about various festivals, and so far we have discussed many festivals like Diwali, Holi, Dashera, Dev Deepavali, Pongal, Onam, then Makar Sankranti, Janmashtami, Eid, Christmas, all these festivals we have discussed in this chapter. Few more regional festivals are there that we have to celebrate, and then we will discuss national festivals. Children, today we are going to डिस्कस अबाउट गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी के बारे में आज बात करेंगे और बात करेंगे रक्षाबंधन के बारे में। ये दोनों ही फेस्टिवल आपने सुना होगा, इनका नाम, गणेश चतुर्थी का नाम गणेश चतुर्थी, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल होता है इंडिया का। चिल्ड्रन, ये फेस्टिवल महाराष्ट्र का वैसे में इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो ये ऑल ओवर इंडिया सेलिब्रेट होता है, लेकिन महाराष्ट्र में इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। ऐसा माना जाता है कि गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी अपनी माता पार्वती के साथ अर्थ पर आए थे। मतलब ही वॉज बॉर्न, और माता पार्वती के साथ वो अर्थ पर आए थे, पृथ्वी पर आए थे। तो इस दिन गणेश जी को वर्शिप किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। अब गणेश जी जो हैं, जिन्हें कि विनायक भी बोला जाता है, सिद्धि विनायक बोला जाता है, विघ्नहर्ता बोला के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा इसलिए कि ही इज़ अ लॉर्ड या गॉड ऑफ व्हाट यू कॉल नॉलेज बोल सकते हैं, विजडम, लॉर्ड ऑफ विजडम, एंड ऑल्सो द गॉड हु प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस ट्रबल्स। जो हमारी ज़िंदगी में जो परेशानी आती हैं, जो मुसीबतें आती हैं, उनसे हमें वो बचाते हैं। Lord Ganesha is also called Lord of Fortune, Lord of Prosperity, Lord of Wisdom तो वो है ही, Fortune and Prosperity के लिए भी उनको वर्शिप किया जाता है। जब घर में कोई ऑस्पिशियस ओकेजन होता है, जैसे कि कोई शादी है या गृह प्रवेश जिसको बोलते हैं, नया किसी ने अगर घर बनवाया है और फर्स्ट टाइम घर में जब एंट्री होती है, जिसे हम बोलते हैं ना हाउस वार्मिंग पार्टी, या फिर हम हिंदी में गृह प्रवेश बोलते हैं, उस समय गणेश जी की पूजा की जाती है, गणेश जी को वर्शिप किया जाता है कि हम कोई भी नया काम शुरू करने से पहले, टू बिगिन एनी न्यू वर्क, टू बिगिन एनी न्यू वेंचर, सबसे पहले हम गणेश जी को वर्शिप करते हैं कि जो भी हम काम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें किसी तरह की परेशानी न आए, उसमें किसी तरह की बाधा न आए, इसके लिए हम लोग प्रेयर करते हैं, गणेश जी को वर्शिप करते हैं। उन्हें प्रथम पूज्य बोला जाता है, मतलब द लॉर्ड हु इज़ वर्शिप्ड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। किसी भी गॉड की पूजा हिंदू रिलीजन में जब होती है, उन गॉड की पूजा से पहले गणेश जी की पूजा होती है। मतलब किसी भी लॉर्ड, किसी भी गॉड, किसी भी गॉडेसेस की पूजा से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। लॉर्ड गणेश को वर्शिप किया जाता है कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट एन ऑस्पिशियस ओकेजन, हम कोई पूजा शुरू करने जा रहे हैं, दैट मतलब आपकी ऐसे ब्लेसिंग्स हो कि वो हमारी पूजा सफल हो, हमारा काम जो है वो बिल्कुल सही हो, उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई ऑब्स्टिकल्स ना आए, इसके लिए वर्शिप करते हैं। शादी का जो कार्ड होता है वो सबसे पहले भगवान गणेश जी को दिया जाता है हिंदू रिलीजन में, कि जो इतना बड़ा हमारा ओकेजन है, ऑस्पिशियस ओकेजन है, तो उसको आप मतलब उसको सक्सेसफुल करने में आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। तो गणेश चतुर्थी के दिन तो वो इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। आप देखेंगे महाराष्ट्र में स्पेशली, अदरवाइज़ इंडिया के कई पार्ट्स में बड़े बड़े पंडाल्स लगते हैं, और वो जो पंडाल्स होते हैं वो इतने
ह्यूज और इतने बढ़िया होते हैं, इतना सुंदर होते हैं कि लोग जो टूरिस्ट होते हैं वो उसको देखने के लिए भी आते हैं। उसमें लॉर्ड गणेश का आइडल रखा जाता है। ये भी 10 दिन का फेस्टिवल होता है, 10 डेज़ तक का फेस्टिवल होता है। पंडाल्स में तो गणेश जी के आइडल्स रखे ही जाते हैं, लोग अपने घरों में भी रखते हैं। 10 डेज़ के लिए अपने घर में गणेश जी को ला के रखते हैं, गणेश जी का आइडल ला के रखते हैं। एंड आफ्टर 10 डेज़ द आइडल इज़ इमर्स्ड इन सम वाटर बॉडी। उस जो गणेश जी की जो मूर्ति होती है, जो आइडल होता है, उसको फिर किसी भी वाटर बॉडी में, मतलब रिवर में, पॉन्ड में, ओशन में, सी में उसको डाल दिया जाता है। विसर्जन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विसर्जन, ठीक है। तो उसको विसर्जित करते, इमर्स्ड करते हैं हम लोग पानी में, ठीक है। दैट इज़ डन आफ्टर 10 डेज़, 10 डेज़ के वर्शिप के बाद। तो इसके लिए ना महाराष्ट्र में बोला, जो एक स्लोगन सॉर्ट ऑफ बोला जाता है कि गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ, मतलब उनके लिए, मतलब यू आर ग्रेट एंड वी सीक योर ब्लेसिंग्स। एंड जब वो इमर्स करने जाते हैं तो उनको एक तरह से गुड बाय करते हैं। तो ये कहा जाता है कि नेक्स्ट ईयर आप जल्दी से आना, अभी तो आप जा रहे हो लेकिन नेक्स्ट ईयर डू कम अर्ली, और जल्दी जल्दी अगले साल आप फिर से आना। तो इस फेस्टिवल का बहुत वेट किया जाता है। इस दिन बहुत तरह के स्वीट्स बनाए जाते हैं, तरह तरह के डेलिकेसीज बनाई जाती हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मोदक। मोदक एक स्वीट होता है, MODAK। इट इज़ समथिंग लाइक दिस। इसका शेप ना थोड़ा सा ऐसे ऐसे होता है। और ये गणेश जी को ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी को लड्डू और मोदक बहुत पसंद है। गणेश जी को लड्डू और मोदक पसंद। लड्डू तो सबको पता है कैसे होता है, ऐसे ऐसे होता है ना। लड्डू एंड मोदक गणेश जी का फेवरेट डिश है। तो ये 2 स्वीट्स तो गणेश जी को ज़रूर दिया जाता है, उनको चढ़ाया जाता है प्रसाद में। तो ये हुआ गणेश चतुर्थी के बारे में। अब हम बात करेंगे रक्षाबंधन। सो लेट मी erase this and then I will write about रक्षाबंधन। ये फेस्टिवल अभी रिसेंटली आपने 22 अगस्त को मनाया है ना। 22 अगस्त को हमने इस साल रक्षाबंधन मनाया है। सो आप सबको पता है रक्षाबंधन क्या होता है। रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई को राखी बांधती है ना। तो सिर्फ राखी ही नहीं बांधा जाता है, ये फेस्टिवल का बहुत इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले ये जानते हैं कि इसके पीछे स्टोरी क्या है, क्यों रक्षाबंधन मनाया जाता है। चिल्ड्रन, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं रक्षाबंधन के मनाने के पीछे, लेकिन मैं आपको एक बहुत पॉपुलर स्टोरी बताती हूँ। वाई रक्षाबंधन इज़ सेलिब्रेट, हाउ इट स्टार्टेड। एक्चुअली इट इज़ रिलेटेड टू महाभारत टाइम। महाभारत के टाइम से ये स्टार्ट है। महाभारत आपने सुना है ना, मैंने आपको बताया था इंडिया का एपिक है ये। रामायण एंड महाभारत, these are two religious or you can say holy book as well as epics of Hinduism। तो उस टाइम की स्टोरी है। I don't know whether you have heard this story or not, but I am going to tell you that story। भगवान कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जितने भी सनातन रिलीजन के हैं, अदरवाइज सबने सुना ही होगा, है ना। अभी जन्माष्टमी जो है वो अभी हमने जस्ट सेलिब्रेट की है ना, कल ही तो सेलिब्रेट की है 30th को, है ना। जन्माष्टमी हमने अभी कल तो सेलिब्रेट किया है। तो सबको पता है कि लॉर्ड कृष्ण कौन थे। तो लॉर्ड कृष्ण से रिलेटेड स्टोरी है। क्या स्टोरी है कि कृष्ण भगवान की एक आंटी थी जिनका नाम था श्रुति देवी, ठीक है। तो उनको एक बेबी हुआ जिसका नाम था शिशुपाल। उस बेबी का नाम था शिशुपाल। और वो बेबी जब पैदा हुआ था तो वो डिफॉर्म्ड था, मतलब उसका शरीर प्रॉपर नहीं था। ही वॉज सम सॉर्ट ऑफ रिटार्डेड, मतलब डिसेबल्ड चाइल्ड जैसा था वो। तो उन्होंने बहुत सब जगह वैद्य लोगों को दिखाया, ज्योतिष लोगों को दिखाया श्रुति देवी ने। तो फिर जो आचार्य लोग थे, जो ज्योतिष थे, उन्होंने कहा कि ये बच्चा ठीक हो सकता है, जो इसकी डिसेबिलिटी है वो ठीक हो सकती है
मतलब ये किसी ऐसे पर्सन के अगर आप इसको हाथ में देंगे तो जिसके हाथ में जाते ही ये ठीक हो जाएगा, उसी के हाथों फिर इसकी डेथ भी होगी, मतलब वही इसको मारेगा भी। मतलब जो इस बच्चे को ठीक करेगा उसी के हाथ से फिर इस बच्चे की डेथ भी होगी। अब श्रुति देवी ने सोचा है, मतलब मन में तो परेशान हुई कि कौन मेरे बच्चे को ठीक करेगा, और ठीक करेगा भी तो कौन, फिर उसी के हाथों तो उसकी डेथ भी होएगी। तो इसी बीच एक बार श्री कृष्ण अपनी आंटी से मिलने के लिए गए उनके घर। तो आंटी, अब उन्होंने देखा आंटी का बेबी हुआ है, तो आंटी ने वो जो बेबी था कृष्ण जी को पकड़ा है, जैसे छोटे बच्चे को लेते हैं ना, तो कृष्ण भगवान ने जैसे ही बेबी को लिया, बेबी एकदम ठीक हो गया। तो अब आंटी खुश तो हुई कि बेबी ठीक हो गया, लेकिन मन में क्या हुआ, मन में डर आ गया कि अरे, मतलब कृष्ण भगवान ने मेरे बच्चे को ठीक किया है, मतलब वो तो भगवान के जैसे नहीं, उन्होंने कहा कि वो तो उनके रिलेटिव्स थे, कृष्ण भगवान जो थे, लॉर्ड कृष्ण तो श्रुति देवी के रिलेटिव थे। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण ने तो ठीक तो कर दिया है, लेकिन अब तो कृष्ण ही इसको मारेंगे भी, है ना। तो वो डर गई। तो उन्होंने कृष्ण जी से कहा कि आप मुझे प्रॉमिस करो पहले एक। तो कृष्ण जी बोला क्या प्रॉमिस, तो यही कि तुम कितनी भी गलती करे मेरा बच्चा, तुम इसको मारोगे नहीं, मतलब यू विल नॉट किल हिम। तो कृष्ण जी ने बोला मैं ऐसा प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि इसकी मैं 100 गलतियाँ माफ़ करूँगा, मतलब ये 100 मिस्टेक्स करेगा तब तक मैं इसको कुछ नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं मारूँगा। लेकिन 100 गलती से ज़्यादा, 100 मिस्टेक से ज़्यादा अगर कर दिया तो फिर मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो श्रुति देवी ने सोचा चलो ठीक है, 100 तो बहुत ज़्यादा, तो इतनी गलती कौन करेगा, वो भी कृष्ण के साथ, मतलब 100 मिस्टेक्स वो भी कृष्ण के साथ, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो खुश हो गई, चलो अब तो मेरा बच्चा सेफ है। तो धीरे धीरे वो जो बच्चा था उसका नाम क्या था, शिशुपाल। तो शिशुपाल जब बड़ा हुआ तो वो एक राजा बना, और राजा बना तो वो इतना क्रूअल राजा बना कि मतलब वो सबके साथ बुरा व्यवहार करता था। कृष्ण को साथ तो उसकी मतलब पूरी दुश्मनी थी, कृष्ण को तो बिल्कुल पसंद नहीं करता था, और बात बात पे कृष्ण के इंसल्ट करता था। तो एक बार क्या हुआ, एक हस्तिनापुर के एक कोर्ट में शिशुपाल था और वहाँ पे कृष्ण भी थे, और शिशुपाल ने कृष्ण भगवान को उल्टा सीधा बोलना शुरू किया, उनकी इंसल्ट करनी शुरू की, मतलब उनको कुछ बुरा भला बोलता रहा, उनके साथ बुरा व्यवहार करता रहा, गलतियाँ करता रहा। कृष्ण भगवान उसको वार्निंग देते रहे, देखो शिशुपाल तुम्हारी मैं सिर्फ 100 गलतियाँ माफ़ करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन वो तो गुस्से में, उसको कहाँ ध्यान है, वो तो गुस्से में बोलता रहा, और उसने 100 टाइम्स कृष्ण को अब्यूज़ किया, उनके साथ बुरा व्यवहार किया। जैसे ही कृष्ण भगवान बहुत पेशेंस से उसको मना करते रहे, उसको वार्न करते रहे, लेकिन वो नहीं माना। तो फिर क्या हुआ, बस जैसे ही 100 मिस्टेक हुई, कृष्ण भगवान का तो पेशेंस हुआ ख़त्म। उन्होंने अपना चक्र लिया, आपको पता है ना कि कृष्ण भगवान जो है वो विष्णु जी का उनको अवतार माना जाता है, इनकारनेशन जिसको हम बोलते हैं। तो कृष्ण भगवान को विष्णु जी का अवतार माना जाता है। तो उनका जो शस्त्र है, वेपन क्या है, चक्र। तो उनके हाथ में चक्र था, तो उन्होंने इसे चक्र से गुस्से में घुमा के छोड़ दिया, और वो चक्र जाके शिशुपाल का गर्दन कट गया, शिशुपाल मर गया। लेकिन अब इसका रक्षाबंधन से क्या संबंध है, रक्षाबंधन से ये संबंध है कि जब उन्होंने चक्र से गुस्से में चलाया तो कृष्ण जी की उंगली थोड़ी सी कट गई, उसमें से ब्लड आने लगा, ब्लीडिंग होने लगी। तो बाकी लोग सब सोचने यार, ढूंढने लगे क्या लगाएं, कि इधर उधर भागने लगे कि कुछ लाएं और कृष्ण जी का जो ब्लड बह रहा है उसको रोकें। लेकिन वहाँ पे द्रौपदी भी खड़ी थी, जो पांडव्स की वाइफ थी वो खड़ी थी। तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, मतलब वो इधर उधर ढूंढी नहीं, तुरंत उन्होंने अपनी साड़ी ली, उसको फाड़ा और तुरंत उन्होंने कृष्ण जी के बैंडेज कर दिया। मतलब वो रानी थी ना द्रौपदी, इतनी सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल साड़ी पहनती थी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी इस चीज़ का नहीं सोचा कि मेरी साड़ी ख़राब हो रही है क्या। जैसे ही उन्होंने देखा कि कृष्ण भगवान का ब्लड निकल रहा है, वो तुरंत उन्होंने अपनी साड़ी फाड़ी और उसके बाद उन्होंने कृष्ण जी के बैंडेज कर दिया, उनकी उंगली में बांध दिया। तो कृष्ण जी ने उनसे प्रॉमिस किया कि आज तुमने मेरे दर्द को दूर किया है, आज तुमने मेरी हेल्प की है, तो आज के बाद जब कभी भी तुमको परेशानी होगी तो मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा यहाँ रहूँगा। मतलब जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। मतलब उन्होंने प्रॉमिस किया द्रौपदी से। क्यों? क्योंकि द्रौपदी जी ने उनको
उनको उनके दर्द में हेल्प किया था। तो वो रक्षा का बंधन है, एक तरह से उन्होंने बैंडेज किया ना, तो इसके लिए उन्होंने प्रॉमिस किया और बाद में कृष्ण जी ने अपने प्रॉमिस को पूरा भी किया। जब महाभारत की स्टोरी में जब द्रौपदी के साथ बुरा व्यवहार हुआ, जब उनकी साड़ी खींच रहे थे, तब उन्होंने हेल्प किया था द्रौपदी का। तो ये हम महाभारत की स्टोरी नहीं पढ़ रहे, मैं आपको सिर्फ इंसिडेंट बता रही हूँ। उसी समय से रक्षाबंधन का फेस्टिवल शुरू हुआ, रक्षाबंधन मनाना शुरू हुआ जब द्रौपदी ने राखी वो राखी का ही स्वरूप है ना, बांधना, रक्षा बांधना। तो उस दिन से फिर रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया जाता है। दिस इज़ द स्टोरी बिहाइंड रक्षाबंधन। अच्छा, तो ये हो गए हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स। चिल्ड्रन, रिलीजियस फेस्टिवल बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने जैसा बोला कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्कस ईच एंड एवरी रिलीजियस फेस्टिवल। सो हमने कुछ सिलेक्टेड फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया है। नाउ इट इज़ टाइम टू डिस्कस अबाउट सम नेशनल फेस्टिवल्स। हम बात करेंगे नेशनल फेस्टिवल्स की, लेकिन उससे पहले रक्षाबंधन हम मनाते कैसे, हाउ डू वी सेलिब्रेट, इस पर एक बार बात कर लेते हैं। हमने ये तो देख लिया कि क्यों मनाया जाता है, कब से ये शुरू हुआ रक्षाबंधन मनाना, लेकिन आगे अब ये जो ट्रेडिशन चला आ रहा है कि जो बहन है वो अपने भाई को राखी बांधेगी। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बहन ही अपने भाई को राखी बांधेगी, कोई भी लेडी किसी भी मेल को राखी बांध सकती है अगर उसे एक्सपेक्टेशन है अपने प्रोटेक्शन की। अगर हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहन ही भाई को राखी बांधेगी। मतलब अगर हम चाहते, अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें प्रोटेक्ट कर सकता है, कोई हमारी रक्षा कर सकता है, तो हम उसको राखी बांध सकते हैं। ये रक्षा का प्रतीक है, इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि कभी मुझे परेशानी होगी, कभी मैं किसी मुसीबत में रहूँगी, तो ये मुझे मदद कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके पीछे मेन मोटो यही है। भाई जो है वो जब राखी बंधवाता है अपनी बहन से, तो अपनी बहन को ये प्रॉमिस करता है कि तुमको कभी भी कोई परेशानी होगी, किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम तुमको होगी, तो आई विल बी देयर फॉर यू, टू प्रोटेक्ट यू, टू हेल्प यू। ये एक है, मतलब जो स्टोरी लाइन। लेकिन हम हमेशा ये नहीं सोचना है कि बहन भाई को ही राखी बांधेगी, हम किसी को भी राखी बांध सकते हैं इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि वो हमें हेल्प करेगा, या हमें प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, ये है। तो राखी बांधते हैं, उसके बाद भाई को तिलक लगाती हैं, भाई को मिठाई खिलाती हैं। कोई भी फेस्टिवल तो डिलीशियस फूड, ये स्पेशल फूड के बिना इनकम्प्लीट है ना। कोई भी फेस्टिवल हो, उसमें जो स्पेशल फूड का जो इम्पोर्टेंस होता है वो अपनी जगह रहता है। तो अच्छा खाना, स्पेशल खाना इस दिन भी बनता है, मिठाई तो मस्ट है। उसके अलावा जो भाई है वो अपनी बहन को कुछ गिफ्ट देता है। ज़रूरी नहीं कि कुछ महंगा गिफ्ट दे, जिसकी जैसी स्टेटस हो, जैसा मन हो, भाई प्यार से देता है बहन को, तो कुछ भी गिफ्ट भाई जो है अपनी बहन को इस दिन देता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट, तो इसको हम ऐसे बनाते हैं, सिंबल ऑफ लव बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं ब्रदर्स लिख रही हूँ, कोई ज़रूरी तो नहीं कि एक ही भाई हो, एंड सिस्टर्स, भाइयों और बहनों के बीच का ये सिंबल है, प्यार का प्रतीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा रक्षाबंधन। नाउ वी विल टॉक अबाउट नेशनल फेस्टिवल्स। किसकी बात करेंगे हम? वी विल टॉक अबाउट नेशनल फेस्टिवल्स। So now it is time for national festivals. National festivals. National festivals कौन से होते हैं? National festivals are those festivals which are celebrated by entire nation. पूरा देश जिसे एक साथ मिलकर मनाता है, that is called national festival.
मतलब वो फेस्टिवल जिसे सारा देश एक साथ मिल के मनाता है, एक ही तरीके से मनाता है, उसको बोलते हैं नेशनल फेस्टिवल। मतलब इसका कोई रिलीजन से कोई संबंध नहीं है, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ एनी रिलीजन। पूरा कंट्री मनाएगा, एक जैसे ढंग से मनाते हैं सब वैसे मनाएंगे, प्रोग्राम्स थोड़े से चेंज हो सकते हैं बट जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहता है। हमारे 3 नेशनल फेस्टिवल्स हैं। कौन कौन से हैं? पहला है रिपब्लिक डे, then we have Independence Day, and third is Gandhi Jayanti. These are 3 national festivals, ठीक है। लेकिन मैंने जिस ऑर्डर में लिखा है पर वो मैं नहीं, पहले मैं इंडिपेंडेंस डे के बारे में बात करूँगी क्योंकि ये पहले हुआ है। हमारा जो देश है, हमारा जो कंट्री है इंडिया, ये मोर देन 200 ईयर्स, ऑलमोस्ट 250 ईयर्स तक ये ब्रिटिश लोगों के स्लेव थे हम। जो इंडिया जो कंट्री है हमारा, यहाँ के जो लोग थे वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर थे ऑलमोस्ट फॉर 200 ईयर्स, 200 सालों तक लगभग। और यहाँ पे अंग्रेज़ों का एडमिनिस्ट्रेशन था, अंग्रेज़ों का रूल था, और जो इंडियन लोग थे वो स्लेव्स की तरह थे उनके अंडर, ठीक है। फिर बहुत सारे नेशनल लीडर्स जो थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने इसके लिए वर्क किया, दे फॉट फॉर इट। ये जो फ्रीडम फाइटर्स थे, या जो फ्रीडम फाइटर्स जिनको बोलते हैं, स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर्स या नेशनल लीडर्स जिनको हम बोलते हैं, फ्रीडम फाइटर्स एंड नेशनल लीडर्स, ये कौन है? जिन्होंने देश के फ्रीडम के लिए फ़ाइट किया, जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, दे आर कॉल्ड फ्रीडम फाइटर्स। तो इन्होंने नॉट अकेले, ये अकेले तो नहीं किए होंगे ना, पूरा देश साथ में होगा, लेकिन लीडरशिप बहुत इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी इवेंट के लिए, किसी भी मूवमेंट के लिए लीडर्स की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा होती है, इम्पोर्टेंस होती है। तो हमारे देश ने बहुत स्ट्रगल किया और फाइनली 15 अगस्त, ये मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ, 15 अगस्त 1947 को इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, ठीक है। ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, India became a free country. A free country. फ्री कंट्री मैंने क्यों लिखा, इंडिपेंडेंट क्यों नहीं लिखा? आपको ये रहे कि मतलब हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गए थे, जो अंग्रेज़ रूल था, जो ब्रिटिश रूल था, उससे हम फ्री हो गए। अब हमारा देश पूरा हमारा था, कोई भी फॉरेनर इस पर रूल नहीं कर रहा था। तो ऑन 15 अगस्त इंडिया बिकेम अ फ्री कंट्री, अ फ्री नेशन। तो इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंट मतलब फ्री होना, इंडिपेंडेंस डे, इसी दिन हमारा होता है इंडिपेंडेंस डे। अच्छा, तो ये कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? इस दिन क्या होता है, जो देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर हो उस टाइम पर, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर तो चेंज होते हैं, राजा वाला रूल तो है नहीं। तो जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है वो रेड फोर्ट, लाल किला जो है, रेड फोर्ट पर जाके फ्लैग होइस्टिंग करते हैं, झंडा फहराया जाता है। देश का जो नेशनल फ्लैग है, ट्राई कलर जो है, तिरंगा जिसको हम कहते हैं, वो जो है प्राइम मिनिस्टर
हॉइस्ट करते हैं, वहाँ से फहराते हैं। एंड ही एड्रेसेस द नेशन, वो देश को संबोधित भी करते हैं। देश में क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग चल रही है, कंट्री कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढा जा चुका है, किस तरह, मतलब सारा चीज़ जो है वो मतलब एक तरह से कहते हैं ना, प्रधानमंत्री जो है वो देश की जनता से बातचीत भी करते हैं, उनको एड्रेस करते हैं, ठीक है। देश के नाम वो एक मैसेज देते हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं ना कि द प्राइम मिनिस्टर एड्रेसेस द नेशन, मतलब वो लोगों से बातचीत करते हैं, उनको देश की समस्याओं के बारे में, देश के की जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में भी बताते हैं, फ्यूचर प्लानिंग क्या है उसके बारे में भी लोगों को बताते हैं। एक मोटिवेशनल स्पीच भी जैसा कुछ देते हैं, मोटिवेशनल या बोलते हैं इंस्पिरेशनल स्पीच देते हैं। और इस दिन पूरे देश में, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली में ही, दिल्ली हमारे देश का कैपिटल है, ठीक है, वी नो दैट न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, और वहाँ पर रेड फोर्ट में फ्लैग होस्टिंग होती है बाय प्राइम मिनिस्टर। बट पूरे देश में सेलिब्रेट होता है ना, तो हर स्टेट में, हर सिटी में, हर विलेज में, हर टाउन में ये सेलिब्रेट होता है बाय होस्टिंग द फ्लैग। फ्लैग होस्टिंग हर जगह होता है, नॉट ओनली इन दिल्ली में ही नहीं होता, बल्कि सारी जगह, एवरी स्टेट, एवरी स्कूल, मतलब जितने भी स्कूल्स हैं वो सब सेलिब्रेट करते हैं। मतलब वो स्कूल चाहे किसी भी स्टेट में हो, किसी स्टेट की किसी सिटी में हो, किसी विलेज में हो, किसी टाउन में हो, कहीं भी हो, वहाँ पर ये सेलिब्रेट होता है, ठीक है। फ्लैग होस्टिंग होती है, बच्चे जो होते हैं वो कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, तरह तरह का, मतलब पेट्रियाटिक प्रोग्राम, देशभक्ति वाले कार्यक्रम, जैसे हम हिंदी में होते हैं ना रंगारंग कार्यक्रम, तो वो एक कल्चरल प्रोग्राम प्रेजेंट करते हैं। वो कल्चरल प्रोग्राम पेट्रियाटिज्म से होता है, देशभक्ति से रिलेटेड होता है, पेट्रियाटिक सॉन्ग। और उस दिन हम उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। पर सिर्फ उसी दिन क्यों, हमें तो हमेशा याद रखना चाहिए ना, जिन लोगों ने देश के लिए जान दी, जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी, उनको याद करना, उनको हमें हमेशा याद रखना है, उन्हें कभी भी नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि उन्हीं की वजह से तो आज हम फ्री हैं, उन्हीं की वजह से तो हमारे देश को फ्रीडम मिली है, उन्हीं की वजह से आज हम जो लाइफ जी पा रहे हैं फ्री होकर, वो जी पा रहे हैं। तो उन्हें तो कभी भी नहीं भूलना चाहिए। थोड़ा ना कि किसी पर्टिकुलर डे में हम उनको याद कर रहे हैं। हाँ, इंडिपेंडेंस डे के दिन उनको हम एक तरह से होमेज पे करते हैं, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं, मार्टर्स को हम याद करते हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, उनकी कुर्बानी को हम एक्नॉलेज करते हैं उस दिन, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, ठीक है। और जिन्होंने देश के लिए सब कुछ दे दिया, नॉट ओनली अपना जान, पूरा जान तो बहुत सबसे बड़ी चीज़ है, बट अपना सब कुछ अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी पूरी फैमिली तक कुछ लोगों ने सेक्रीफाइस कर दिया है फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। तो उनको याद करते हैं, उनकी शहादत को याद किया जाता है, ठीक है, उनकी कुर्बानी को याद किया जाता है। और इसीलिए पेट्रियाटिक सॉन्ग्स, पेट्रियाटिक डांस, पेट्रियाटिक स्किट्स ये सब किए जाते हैं। जगह जगह देशभक्ति के गाने बजाए जाते हैं, झंडा तो फहराया ही जाता है, नेशनल एंथम गाया जाता है। और वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर नेशनल एंथम एंड नेशनल फ्लैग। राष्ट्र ध्वज जो है, नेशनल फ्लैग है, उसकी भी रिस्पेक्ट करनी है और नेशनल सॉन्ग की भी रिस्पेक्ट करनी है। कभी भी फ्लैग को नीचे नहीं गिराना चाहिए। प्लास्टिक का फ्लैग तो बिल्कुल बैन हो गया है, अगर कोई प्लास्टिक का फ्लैग लेगा ना तो उसको सज़ा हो सकती है। तो प्लास्टिक के जो फ्लैग्स हैं वो तो बैन हो गए, बंद हो गए हैं। फ्लैग को फाड़ना नहीं चाहिए, फ्लैग के ऊपर कभी पैर नहीं रखना चाहिए, उसको कभी भी यहाँ वहाँ नहीं छोड़ देना चाहिए। अगर कहीं आपको गलती से गिरा हुआ दिखे फ्लैग तो तुरंत उसे उठाना चाहिए। वो फ्लैग जो होता है वो किसी भी कंट्री का प्राइड होता है, किसी भी कंट्री का वो शान होता है, इसीलिए फ्लैग की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपने देखा होगा ना, जो देश के लिए सोल्जर्स मरते हैं उनको फ्लैग में ही लपेटा जाता है, वो एक रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो फ्लैग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो फ्लैग को कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है हम। और जब नेशनल फ्लैग की जब होस्टिंग होती है
उस समय पे जो नेशनल एंथम गाया जाता है वो भी प्रॉपरली गाना चाहिए, कोई भी वर्ड गलत नहीं गाना चाहिए और उस समय बिल्कुल अटेंशन पोजीशन में खड़े होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या कहते हैं, खुजली करने लगेंगे, यहाँ वहाँ हिलेंगे, ये सब गलत है, कभी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बहुत थोड़े सेकंड्स के लिए तो खड़े रहना होता है, तो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना है बिना हिले डुले और नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट देते हुए नेशनल एंथम को गाना चाहिए। आपको पता है ना हमारा नेशनल एंथम क्या है? हमारा नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन, है ना। इसको किसने कंपोज किया था? श्री जो गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर बोलते हैं कुछ लोग, बट एक्चुअली में क्या है, रविंद्रनाथ ठाकुर है। टैगोर तो ब्रिटिश लोग बोलते थे क्योंकि वो ठाकुर नहीं बोल पाते थे, इसलिए वो ठाकुर को टैगोर बोलते थे और धीरे धीरे वो टैगोर नाम हो गया। हमें क्या याद रखना है? गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, ठीक है। टैगोर भी ठीक है क्योंकि ब्रिटिश बोलते थे, बट हमें उनका सही नाम पता है तो हम ठाकुर ही बोलेंगे, रविंद्रनाथ ठाकुर। उन्होंने हमारे नेशनल एंथम को कंपोज किया, जो जन गण मन है वो उन्होंने ही कंपोज किया है, ठीक है। तो आज हमने जाना इंडिपेंडेंस डे के बारे में। अब हमारा बचा रिपब्लिक डे और गांधी जयंती। ये दो नेशनल फेस्टिवल हमें डिस्कस करना बाकी है, ठीक है। अच्छा, एक आपका रीजनल फेस्टिवल छूट गया है मेरे से, दैट इज़ गुरु पर्व। ये मैं बताना भूल गई हूँ, तो ये भी मैं आपको अगले वीडियो में बता दूँगी। दो नेशनल फेस्टिवल और एक गुरु पर्व ये छूट गया है। ये दोनों में, ये तीनों में आपको नेशनल जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं करा दूँगी, ठीक। उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज। आज की वीडियो को ये पे बंद करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।